हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के समग्र अध्ययन को, जो कि महेश कुमार वर्णवाल की बुक पर आधारित है। इसमें अभी तक हमने 10 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा 11वां चैप्टर होगा, जो कि खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड होगा। चलिए तो पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर से रिलेटेड क्या संदर्भ है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं खनिज के संदर्भ में कि खनिज होते क्या हैं। उनके बाद खनिज की डेफिनेशन को देखेंगे और फिर बाद में खनिज उत्पादक राज्य मुख्यालय कहाँ कहाँ पर खनिज से संबंधित है और जितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं उन सब के बारे में उनकी भौगोलिक स्थिति को जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ, जिसमें आता है खनिज। खनिज क्या है? खनिज विशिष्ट प्राकृतिक दशाओं में निर्मित वे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर खनिजों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें धात्विक खनिज, अधात्विक अथवा लोहे एवं अलोहे खनिज के अंतर्गत विभाजित किया गया। धात्विक खनिज होता है, अधात्विक खनिज होता है, ये अथवा लोहे खनिज के रूप में इसे जाना जाता है। किसी भी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान होता है और खनिज के संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से मध्य प्रदेश में इसका 5वां स्थान है। आप जानते हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश में 8 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जा रहा है, जिनमें हीरा मैंगनीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, चूना एवं रॉक फास्फेट के उत्पादन में द्वितीय तथा कोयला उत्पादन में तृतीय स्थान पर है। अब आता है खनिज से संबंधित संस्था और स्थापना तथा मुख्यालय के बारे में जानते हैं कि भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में नई दिल्ली में की गई। भारतीय खान ब्यूरो की स्थापना 1948 में नागपुर में, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1958 में हैदराबाद में और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड की स्थापना 1972 में नागपुर में की गई। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना नई दिल्ली में कहाँ की गई? 1851 में नई दिल्ली में की गई। और भारतीय खान ब्यूरो की स्थापना 1948 में नागपुर में, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1958 में हैदराबाद में, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड की स्थापना 1972 में नागपुर में की गई। अब आता है मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं मैग्नीज के बारे में कि मैग्नीज जो है वह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। यह एक कठोर धातु का है जिसका रंग काला होता है। इसका उपयोग लोहे, मिश्र धातु, इस्पात, कीटनाशक, सूक्ष्म बैटरी और रासायनिक उद्योग और टाइल्स बनाने में किया जाता है। मैग्नीज को लोहे के साथ जब मिश्रित किया जाता है तो इस्पात बनाया जाता है तथा इसे फेरो मैग्नीज के नाम से जाना जाता है। तो किस चीज़ को किसके साथ मिलाने पर फेरो मैग्नीज बनता है? जब लोहे को, आयरन को जब मैग्नीज के साथ मिलाया जाता है तो उसे फेरो मैग्नीज कहा जाता है। आप जानते हैं सबसे पहले कि एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान कहाँ पर है? तो मैंगनीज खदान जो है वह बालाघाट के बरेली में जिले में है और प्रदेश में मैंगनीज का जो सर्वप्रथम उत्खनन 1880 से 1890 में कटनी, गोसलपुर, जबलपुर के सिहोरा में प्रारंभ हुआ था। आप जानते हैं कि राज्य में इसके प्रमुख मैंगनीज उत्पादक जिले के बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले पर नंबर पर तो बालाघाट है, जिसके अंतर्गत लोगूर, रमरमा, उकवा, कटगारिया, नेत्रा, बटजारी, सलबा, जानी, सुकाली, कोचवाही, चिकपारा, बरवली, सीता पठार आते हैं। फिर आता है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के अंतर्गत आता है गोदावरी, बरधा घाटियाँ में गोटी, सीतापुर, बुट, कम और मचिवाना आता है। झाबुआ के अंतर्गत बंदीबार, अमलीमल, कजरी, डोंगरी, मंथा और रामपुर, जबलपुर इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रमुख जिले हैं जिसके अंतर्गत ये क्षेत्र आते हैं। अब इसको एक मैप के माध्यम से इसके खनिज के एक वितरण को देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में इस तरीके का ये मैप है जो इसमें बुक में बनाया गया है कि इसमें कोयला क्षेत्र और खनिज के क्षेत्रों को बताया गया है कि किस जगह पर क्या पाया जाता है। जैसे कोयला के लिए इस तरीके का सिंबल है कि ये वाला जो सिंबल है वह कोयला के लिए है। फिर हीरा आता है, फेलस्पार, डोलोमाइट, चीनी मिट्टी, सोना, लोहे एक्स इसके संदर्भ में प्रमुख है। इसके संकेतक को दिखाया गया है इसके संदर्भ में कि कौन सी जगह पर
किसकी विविधता पाई जाती है। चलिए तो सबसे पहले हम जानते हैं बॉक्साइट के बारे में कि बॉक्साइट के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि बॉक्साइट जो है बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक्स है। यह टर्सरी काल की लेटेराइट सेलों में पाया जाता है और मध्य प्रदेश के कटनी जिले में 1908 में बॉक्साइट का उत्खनन प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश में देश के कुल बॉक्साइट का 4% भंडार तथा लगभग 3% उत्पादन होता है, जो कि वर्ष 2017-18 में राज्य की बॉक्साइट भंडारण एवं उत्पादन में देश का छठा स्थान आता है। कटनी, शहडोल, जबलपुर, सीधी, सतना तथा रीवा आदि बॉक्साइट के उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में बांस उत्पादक जिले में कटनी प्रथम नंबर पर आता है, शहडोल द्वितीय और सतना तृतीय नंबर पर आता है। इसके संदर्भ में होता है। अब यहाँ पर आता है कि हिंडाल्को जो है, हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है। इसे बॉक्साइट की आपूर्ति झारखंड के लोहरदगा तथा मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में की जाती है। इसके अंतर्गत कोरंडम खान जो है, जो कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, जो राज्य के सीधे जिले के परकोटा में पाया जाता है। अब आता है लोह एक्स के बारे में कि लोह एक्स धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज होता है, जो भारत के कुल 33.276 बिलियन टन लोह भंडार इसमें पाए जाते हैं। लोहे के अंश के आधार पर इनकी गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। अब आता है लोहे एक्स, लोहे अंश या लोह के बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं हेमेटाइट के बारे में। तो हेमेटाइट में 60 से 70% लोहे अंश पाया जाता है। मैग्नेटाइट आता है, जिसके अंतर्गत 60 से 72% का लोहे अंश पाया जाता है। लिमोनाइट, लिमोनाइट के अंतर्गत 35 से 50% तक का लोहे अंश पाया जाता है। और सिडेराइट, जिसके अंतर्गत 10 से 48% का ये लोहे अंश पाया जाता है। अब आता है कि हम मैग्नेटाइट जो होता है वह सबसे उत्तम कोटि का लोहे एक्स होता है, जबकि सिडेराइट निम्न कोटि का लोहे एक्स होता है। और भारत का 17% जो लोहे एक्स है वह हेमेटाइट प्रकार का होता है। देश में हेमेटाइट लोहे एक्स के कुल 22,487 मिलियन टन निक्षेप पाए जाते हैं, जिसका अधिकांश हिस्सा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में यह 1.46% हेमेटाइट निक्षेप पाए जाते हैं। देश में मैग्नेटाइट लोहे एक्स का कुल भंडार 1,0789 है और 2019-20 के अनुसार मैग्नेटाइट में भंडारण में राज्य कर्नाटक 73%, आंध्र प्रदेश 13% और राजस्थान 6%, तमिलनाडु 5% आता है। अब आता है भारत में लोहे एक्स के कुल लोहे एक्स में मध्य प्रदेश के 0.99% भंडार पाए जाते हैं, जबकि देश के कुल लोहे एक्स के उत्पादन में इसका योगदान 1.33% होता है। 2020-21 के अनुसार उड़ीसा भारत के कुल लोहे एक्स में 51.1% उत्पादन करता है। अब आता है, हम पढ़ते हैं चीनी मिट्टी के बारे में। चीनी मिट्टी के बारे में का निर्माण प्रायः ग्रेनाइट के फेलस्पर नामक खनिज के क्षरण से होता है। यह एक अग्नि प्रतिरोधक खनिज होता है, जिसमें पोटास एवं सोडा का अभाव पाया जाता है। इसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन, सिरेमिक, तापसह उद्योग, उर्वरक, वस्त्र, कागज, पेंट, औषधियाँ, सौंदर्य प्रसाधनों, कीटनाशकों, सीमेंट आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में चीनी के उत्पादन में रीवा जो है वह प्रथम स्थान पर आता है और चीनी मिट्टी के उत्पादन में रीवा प्रथम स्थान पर आता है, जबलपुर द्वितीय स्थान पर और इसका प्रमुख अयस्क केओलिन होता है। इसे बर्तन बनाने के कारखाने जबलपुर, झाबुआ, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा में स्थित है। इसके अतिरिक्त बैतूल, छतरपुर, सीधी, सतना, उमरिया, रायसेन, छिंदवाड़ा आदि क्षेत्रों में भी इसकी मिट्टी पाई जाती है। अब आता है रॉक फास्फेट के बारे में कि रॉक फास्फेट के संदर्भ में देखते हैं कि रॉक फास्फेट उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। इसकी कुल भंडारण क्षमता 312.28 मिलियन टन होती है, जो कि शीर्ष राज्यों झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश का योगदान होता है। इसके संदर्भ में आप जानते हैं एस्बेस्टस के बारे में कि एस्बेस्टस के संदर्भ में जानें कि एस्बेस्टस एक रेशेदार खनिज होता है, जो मैग्नीशियम सिलिका जल के मिश्रण से निर्मित होता है। आग्नेय चट्टानों की सिराओं में तथा डोलोमाइट एवं चूना पत्थरों के साथ पाया जाता है। क्राइसोटाइल जो सफ़ेद और अमोसाइट भूरा इसमें किस्में पाई जाती हैं। क्राइसोटाइल सफ़ेद और अमोसाइट इसमें भूरे तरीके की चट्टानें पाई जाती हैं, प्रमुख किस्में पाई जाती हैं। एस्बेस्टस एक मजबूत लचीला, विद्युत प्रतिरोधक और उच्च ताप सह खनिज होता है, जिसका उपयोग मोटे कागज या कपड़ों में अग्निसह चादर आदि बनाने के लिए किया जाता है।
एस्बेस्टस में सीमेंट मिलाकर इसे खपले, टिन, छत ढकने के तख्ते व चादर आदि का निर्माण किया जाता है। एस्बेस्टस को मध्य प्रदेश के झाबुआ, नरसिंहपुर, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, सीहोर, होशंगाबाद आदि जिले में पाया जाता है और इसका प्रयोग अग्निरोधी पदार्थ एवं सीमेंट की चादर आदि बनाने में किया जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सीसा। मतलब सीसा के बारे में जानते हैं कि सीसा के संदर्भ में सीसा जो है यह प्री कैम्ब्रियन या विंध्यन क्रम की चूना पत्थर शैलों में पाया जाता है। सीसा एक अम्ल प्रतिरोधी पदार्थ है जिसका उपयोग विद्युत केबल, लोहे की चादरों में लेपन, पेंट, बैटरी तथा युद्ध उपकरणों आदि के लिए किया जाता है। इसके संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है इसके संदर्भ में जानते हैं कि इसके भंडारण जो है वह राजस्थान में इसका भंडारण है। फिर इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, इसके बाद दूसरा और मध्य प्रदेश तीसरा स्थान रखता है। मध्य प्रदेश के तिब्बतिया, शिवपुरी, झाबुआ, जबलपुर में के भेड़ाघाट में शीशे का उत्पादन किया जाता है। तो कौन कौन सी जगह पर शीशे का उत्पादन किया जाता है? मध्य प्रदेश की दतिया, शिवपुरी, झाबुआ, जबलपुर के भेड़ाघाट जिले में। इन सब का एक शॉर्ट नोट्स हम बाद में कंप्लीट करा देंगे, अभी एक डिटेल में पढ़ लीजिए। जब एग्ज़ाम रहेगा तो उसके कुछ टाइम पहले हर एक सब्जेक्ट का मतलब हर एक चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करके दे दिया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो MPPSC की प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उनके लिए अपडेटेड मटेरियल के साथ रहेगा, जिसमें जो डेटा इसमें 2021-22 का दिया गया है तो उसमें 22-23 का डेटा भी ऐड कर दिया जाएगा और जो बजट है उन सबको जो नए नए संदर्भ में उनको ऐड करके आपको एक नया डेटा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसको अभी डिटेल में पढ़ते जाइए और रिवाइज करते जाइए, बार बार इसके लेक्चर को भी देखते जाइए, जिससे आपका बनता रहे। और कान में लगा के इसको हेडफोन के थ्रू लगा लिया या इस तरीके से कुछ कर रहे हैं तो उसको सुनते रहेंगे तो आपके लिए वो बार बार चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी, जिससे आसानी रहेगी पढ़ने में और इसको याद भी उस तरीके से हो जाएगा जिस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब आता है स्लेट के बारे में जानते हैं कि स्लेट भारत के मध्य प्रदेश स्लेट उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है, जिसका उत्पादन मंदसौर में होता है। अब जानते हैं डोलोमाइट के बारे में कि डोलोमाइट चूना पत्थर में जब मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा 40 से 45% होती है तो इसे डोलोमाइट कहते हैं। इसका सबसे अधिक उपयोग इस्पात निर्माण और सीमेंट उद्योग में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग रबड़, रासायनिक उर्वरक आदि उद्योगों में भी किया जाता है। फिर आता है कि डोलोमाइट के भंडारण में मध्य प्रदेश का 27% देश में और प्रथम स्थान तथा उत्पादन में आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। राज्य में झाबुआ जिले में डोलोमाइट का उत्पादन सर्वाधिक होता है, जबकि अन्य उत्पादक जिले जैसे अलीराजपुर, इंदौर, सीधी, ग्वालियर, सतना, छिंदवाड़ा, मंडला, कटनी, जबलपुर आते हैं। फिर आता है कि भिलाई एवं कटनी सीमेंट संयंत्र को झाबुआ जिले में डोलोमाइट की आपूर्ति की जाती है, परंतु टाइल्स उत्पादक कंपनियों को जबलपुर एवं मंडला की डोलोमाइट खानों में इसकी आपूर्ति की जाती है। अब आता है गेरू के संदर्भ में कि गेरू के उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान रखता है। इसके उत्पादन में सतना, बेहद, खतान प्रथम तथा जबलपुर की जौली, झलवारा और गोगरा द्वितीय स्थान पर है, जबकि अन्य उत्पादक जिले पन्ना, ग्वालियर, बैतूल, होशंगाबाद, रीवा, शहडोल इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है टिन के उत्पादन में कि टिन के भंडारण में हरियाणा 54%, छत्तीसगढ़ 36 क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर है, जबकि इसके उत्पादन में छत्तीसगढ़ का लगभग एकाधिकार है, जो मध्य प्रदेश में टिन उत्पादन में सर्वाधिक स्थान बैतूल का आता है। तो बैतूल टिन उत्पादक जिला है। चलिए तो इसके एक संदर्भ में ये जान लेते हैं कि इसमें ये जो मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज उत्पादक जिले के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा खनिज उत्पादन में प्रमुख जिला है। तो जिसके अंतर्गत जैसे उत्पादक सैलघड़ी जो है, जो कि जबलपुर भेड़ाघाट के जबलपुर और छिंदवाड़ा में है। टिन जो है वह बैतूल, गोविंदपुर, बेनेडियम बैतूल में, पैलेडियम बैतूल में, पैलेडियम बैतूल में अंतर्गत आता है। यूरेनियम जो है शहडोल में, फेल्सफार छिंदवाड़ा जबलपुर, निकिल सीधी, ग्रेनाइट शिवपुरी दतिया, गेरू सतना जबलपुर ग्वालियर पन्ना, ग्रेनाइट पन्ना टीकमगढ़ छतरपुर सागर दतिया बालाघाट बैतूल शिवपुरी आता है।
एंटीमनी या सुरमा जबलपुर में, टंगस्टन होशंगाबाद या आगरकला में, क्वार्ट जो होता है वह रीवा में, बेराइट्स जो होता है सीधे टीकमगढ़ छतरपुर धार में, डायस्फोर फाइलो या फायरोफिलाइट छतरपुर शिवपुरी टीकमगढ़ में, सोना सीधी कटनी बालाघाट में, सीसा शिवपुरी दतिया झाबुआ जबलपुर में के अंतर्गत आता है, और अभ्रक जो होता है वह बालाघाट होशंगाबाद छिंदवाड़ा और झाबुआ में मिलता है। अब आता है हमारे प्रमुख उत्पादक जिले में पहला नंबर पर हीरा को देखते हैं। हीरा के एक मध्य प्रदेश में हीरा उत्खनन की दृष्टि से यह अग्रणी राज्य है तथा वर्तमान में देश का अधिकांश हीरा केवल मध्य प्रदेश में ही प्राप्त होता है, जो कि पन्ना, मझगांव, हिनौता, उथली एवं छतरपुर के अंगौर जिले में हीरे प्रमुख खदानें होती हैं। इसके अतिरिक्त पन्ना जिले में किलकिला नदी के तट पर स्थित रामखेरिया खदान में भी हीरा का उत्पादन किया जाता है। पन्ना जिले में मझगांव खदान देश में हीरे की सबसे बड़ी खदान होती है तथा हीरे के उत्खनन के संदर्भ में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा किया जाता है, और भारत में हीरे के भंडारण मध्य प्रदेश में 90.18%, आंध्र प्रदेश में 5.72% और छत्तीसगढ़ में 4.02% स्थित है। भारत में संपूर्ण हीरे का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है, जो कि 2020-21 में कुल उत्पादन का 13,918.007 कैरेट हुआ है। अब आता है नेक्स्ट आता है टंगस्टन के बारे में कि टंगस्टन सर्वाधिक गलनांक वाली धातु होती है। इसका उपयोग स्टील उद्योग, विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने, घर्षण प्रतिरोधी और लोहे की मोटी चादरों को काटने में किया जाता है। टंगस्टन उत्पादन में मध्य प्रदेश का होशंगाबाद का आगर गांव जिले प्रथम के रूप में आता है। अब आता है ग्रेफाइट के संदर्भ में कि ग्रेफाइट की प्राप्ति कायंत्रित और नीच चट्टानों से होती है और मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में इसके भंडारण पाए जाते हैं। इसका उपयोग स्नेहक, पेंट, बैटरी, पेंसिल आदि उद्योग में किया जाता है। अब आता है तांबे के संदर्भ में कि तांबे की प्राप्ति धारवाड़ सेल समूह की विशिष्ट चट्टानों के एवं फिलाफाइडाइट सेलों के से होती है, जो प्रदेश के बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिले में प्राप्त होता है। बालाघाट में स्थित मलाजखंड तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 170 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी परत पाई जाती है। अब आता है तांबा उत्पादक एवं भंडारण की दृष्टि से शीर्ष राज्य में जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 53.20% होती है, राजस्थान में 53.81, राजस्थान में 43.21, झारखंड में 19.54, झारखंड में यह 3.57% यह उत्पादन में है। मतलब उत्पादन में कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश सर्वाधिक है, फिर राजस्थान, फिर झारखंड आता है, और भंडारण में राजस्थान, झारखंड, फिर तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। तो इसमें जो सीक्वेंस 1, 2, 3 का है, तो इसमें जो होगा सीक्वेंस 2, 3, 1 का ये सीक्वेंस है। अब आता है हमारा कि भारत में तांबे का उत्पादन जो है वह भारत में 53.20 तांबे का उत्पादन मध्य प्रदेश के मलाजखंड बालाघाट में किया जाता है, इसलिए मलाजखंड को तांबा नगरी कहा जाता है। अब आता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नए वर्ष 1972 की इकाई में मलाजखंड की खदानों में तांबे का खनन कर रही है। मध्य प्रदेश में बालाघाट के अतिरिक्त छिंदवाड़ा की जंगलधेरी, बैतूल, घिसी, टीकमगढ़, गोतेत, झाबुआ, सीधी, कटनी, इमलिया आदि भी तांबे के भंडार पाए जाते हैं। फिर आता है अभ्रक के बारे में कि अभ्रक आग्नेय तथा कायंत्रित शैलों से निर्मित होता है, जिसका रंग हरा, गुलाबी, सफेद होता है। यह विद्युत रोधी, ताप और कुचालक, पारदर्शी, लचीला होता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण, रबड़, इलेक्ट्रॉनिक पेंट आदि के रूप में किया जाता है। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंदसौर, झाबुआ, होशंगाबाद जिलों में अभ्रक के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं, और बालाघाट जिले का अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान होता है। अब आता है कैल्साइट के बारे में। कैल्साइट के निक्षेप मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में पाए जाते हैं, और इसके अन्य क्षेत्र खरगोन तथा झाबुआ जिले में पाए जाते हैं। अब आता है चूना पत्थर के बारे में कि चूना पत्थर जो होता है जिसे लाइमस्टोन कहा जाता है, यह अवसादी सेलों से प्राप्त होता है तथा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा सबसे अधिक होती है, और इसका उपयोग सीमेंट, लोहे इस्पात, उर्वरक, चीनी, कागज, रसायन आदि उद्योग में किया जाता है तथा इसमें चीनी उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो उत्पादक जिले हैं, जिसमें सतना, कटनी, दमोह, रीवा जिलों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्थान पर आते हैं, और इसके अतिरिक्त इसमें धार, जबलपुर, सीधी आदि जिलों में चूना पत्थर का उत्पादन किया जाता है। अब आता है मध्य प्रदेश जो है, जिसे कटनी को मध्य प्रदेश की कटनी जिलों को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। अब आता है हमारा
कि संगमरमर के बारे में कि संगमरमर के उत्पादन की दृष्टि से देश में राजस्थान का प्रथम एवं मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है। यह राज्य में के भेड़ाघाट सफ़ेद, ग्वालियर धब्बेदार, सिवनी हरा, बैतूल छिंदवाड़ा जिले में रंगीन संगमरमर, आर्कियन युग के शैलों में पाए जाते हैं। इसके अन्य उत्पादक जिले में कटनी, सीधी, झाबुआ, हरदा आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कौन से उत्पादक जिले आते हैं? कटनी, सीधी, झाबुआ, कटनी, सीधी, झाबुआ, हरदा आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत हमारा नेक्स्ट वाला आता है, क्या आता है? नेक्स्ट में आता है कोयला। कोयला के बारे में जानते हैं कि कोयला एक जीवाश्मीय ईंधन है जो कि इसकी रासायनिक संरचना में मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन के तत्व पाए जाते हैं। कोयले का निर्माण मध्य कार्बोनिफेरस काल में भूगर्भिक हलचलों के कारण सघन वनों के मलबे के दब जाने और उनके अवसादीकरण के पश्चात हुआ है। कोयले की गुणवत्ता पर ताप एवं दाब पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है तथा इसके संदर्भ में जाने कि इसमें यह 2017-18 में लगभग 84% कोयले की आपूर्ति विद्युत कंपनियों तथा शेष भाग की आपूर्ति उर्वरक, पेंट, रसायन, सीमेंट आदि के उद्योग में की जाती है। भारत में 98% कोयले के भंडार गोंडवाना काल तथा चट्टानों एवं शेष टर्सरी काल की शैलों में पाए जाते हैं। अब आता है इसके संदर्भ में जानते हैं कि भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल 2018 तक भारत में 319.020 बिलियन टन कोयले के भंडार हुए हैं, जिसमें 45.664 बिलियन टन लिग्नाइट कोयले के भंडार भी शामिल हैं। कोयले में सामान्यतः कोकिंग और गैर कोकिंग कोयला में विभाजित किया गया है, जिसमें कोकिंग कोयले का उपयोग धातु कर्मीय उद्योग में किया जाता है, जबकि गैर कोकिंग कोयले का उपयोग अन्य उद्योग में किया जाता है। इसे स्टीम या गैस कोयला भी कहा जाता है। अब आता है कि भारत में कोयले का गुणवत्ता का निर्धारण निहित करने के लिए कार्बन की मात्रा के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है, जिसके अंतर्गत आता है एंथ्रेसाइट जिसमें 80 से 90% कार्बन होता है, बिटुमिनस जिसमें 55 से 80% होता है, लिग्नाइट जिसमें 40 से 55%, पीट में 40 से कम % की मात्रा होती है। अब आता है कि एंथ्रेसाइट कोयले के निक्षेप जो हैं वह जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं और भारत का अधिकांश कोयला बिटुमिनस और लिग्नाइट प्रकार का होता है। टर्सरी काल के लिग्नाइट कोयला के सल्फर की मात्रा अधिक और कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है और अप्रैल 2018 के आंकड़ों के अनुसार लिग्नाइट कोयले के सबसे अधिक भंडार तमिलनाडु में जो कि 79.13%, राजस्थान में 13.9% और गुजरात में 5.9% इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अब आता है कि इसके अंतर्गत अब जानते हैं कि पूर्वी कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में जो कोयला का विस्तार है वह राज्य के पूर्वी और दक्षिणी भागों में पाया जाता है। तो सबसे पहले तो पूर्वी कोयला क्षेत्र के बारे में जानते हैं, जिसके अंतर्गत देखा जाता है कि राज्य में सिंगरौली, सीधी, शहडोल, जो कोदर, सोहागपुर, जोहिला, उमरिया में कंचन आदि जिलों में कोयले का विस्तार पाया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र उमरिया है, जिसका क्षेत्रफल 5.5 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में सिंगरौली मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल जो है वह 2337 वर्ग किलोमीटर तथा इसका कुल भंडारण 9207 मिलियन टन होता है, जो विश्व में कोयले की दूसरी सबसे मोटी परत पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त झींगुरदाह परत जो कि 10.02 मीटर तथा नौनागर परत जो होती है 12.1 मीटर की होती है। अब आता है उमरिया के अंतर्गत पाली बीर सिंहपुर के निकट जोहिला नदी घाटी में कोरार कोयला क्षेत्र स्थित होता है, जिसका क्षेत्रफल 39 वर्ग किलोमीटर होता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र शहडोल जिले में स्थित सोहागपुर कोयला क्षेत्र होता है। अब आता है दक्षिणी कोयला क्षेत्र के बारे में कि सायपुर तवा कोयला क्षेत्र यह सतपुड़ा श्रेणी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जो तवा नदी के किनारे बैतूल तथा होशंगाबाद जिले के मध्य स्थित है। इस क्षेत्र में स्थित कोयला खदानें पाथरखेड़ा, दुल्हरा, मदनीपुर, तांगसी आदि आती हैं। अब आता है पेंच घाटी क्षेत्र के बारे में जानते हैं। पेंच जो है वो पेंच कान्हा क्षेत्र के लिए अपर्याप्त के लिए अंतर्गत शामिल होता है। इसके में होशंगाबाद का चांद मेटा के निकट परासिया और पेंच तक विस्तार है।
फिर आती है कान्हन घाटी। इस घाटी में इस क्षेत्र में मुख्यतः नीमखेड़ा, जिनौर, दातला, जमाई, घोराबादी और कोयले के प्राप्त किया जाता है। मोहा पानी कोयला क्षेत्र, यह क्षेत्र यहाँ पर साधारण प्रकार का कोयला प्राप्त किया जाता है, जिसमें कोयले की 0.9 से 5.4% मीटर की मोटी परतें पाई जाती हैं। भारत में कोयले का कुल भंडार 476 खदानें स्थित हैं तथा इसमें झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की खदानें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर आता है कि इस्पात उद्योग में कुकिंग कोयले की मांग बहुत अधिक है, जिसके कारण गैर कुकिंग कोयले की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोयला खदानों के निकट कोयला ध्रुवशालाएं लगाई जाती हैं। इसके अंतर्गत इसमें मध्यम श्रेणी के कुकिंग कोयले तैयार किए जाते हैं, जो मध्य प्रदेश राज्य में ध्रुवशालाएं निम्नलिखित हैं, जिसके अंतर्गत पहली आती है जिसमें नंदन जो कि दमुआ जिले में स्थित है, भाटिया जो कि इंदौर में स्थित है, एसीसी सीमेंट जो है वह कटनी में है और अग्रवाल जो है वह इंदौर में स्थित है। तो ये प्रमुख ध्रुवशालाएं हैं। अब जानते हैं कि इसके बारे में कि कोयला खनन कंपनी और उनके कार्यक्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो उत्तरी कोलफील्ड लिमिटेड जो कि NCL है वो कि सिंगरौली क्षेत्र में आती है। फिर आती है दक्षिणी पूर्वी कोलशील्ड जो कि कोलशील्ड लिमिटेड जो कि सुहागपुर जोहिला, अनूपपुर, जमुना, कोटना में आती है। फिर आती है पश्चिमी कोलफील्ड लिमिटेड जो कि पेंच, कान्हन और पातनखेड़ा में के अंतर्गत आती है। अब जानते हैं कोयला विवाद के बारे में कि कोयला विवाद को 2013-14 में 218 कोयला खदानों की नीलामी की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने 24 सितंबर 2014 को 204 कोयला खदानों को आवंटन रद्द कर दिया था, किंतु 31 मार्च 2017 तक आते आते 99 कोयला खदानों को पुनः इस नीलामी में शामिल किया गया और मध्य प्रदेश में 10 कोयला क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किए गए। तो यह कोयला विवाद के संदर्भ में है। अब जानते हैं सोना के बारे में कि सोना जो है मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पाया जाता है। तो इसको याद करना आसान है कि सोना से सीधी, सा से सोना होता है और सा से ही सीधी होता है। इसके अतिरिक्त वह कटनी, शहडोल, बालाघाट में सोने के भंडार पाए जाते हैं। अब आता है कि मध्य प्रदेश में राज्य खनिज विकास निगम के बारे में कि मध्य प्रदेश द्वारा राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना खनिज पदार्थों के उत्खनन, संवर्धन तथा अयस्क धातुओं के परिवर्तन के उद्देश्य से 19 जनवरी 1962 को की गई थी, जिनमें प्रदत्त पूंजी 2.20 करोड़ रुपए होती है। अब आता है इसके अंतर्गत कि मध्य प्रदेश खनिज अधिनियम एवं नीति के बारे में कि भारत सरकार खनिज अधिनियम 1957 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्रथम खनिज नीति को 1995 में घोषित किया गया। मध्य प्रदेश गौण खनिज अधिनियम 1996 पारित किया गया और वर्तमान में मध्य राज्य खनिज नीति 2010 को लागू किया गया, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है राज्य खनिज नीति 2010 के बारे में जानते हैं कि राज्य खनिज नीति का अनुमोदन 7 सितंबर 2010 को किया गया था, जिसका उद्देश्य सुनियोजित एवं वैज्ञानिक तरीके से तथा समस्त पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी संतुलन को ध्यान में रखते हुए खनिज विकास उत्खनन करना है। और इस नीति के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान किए गए हैं, जिसमें पहला आता है कि यह नवीन खनिजों की खोज, भंडारण के आकलन, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर खनिजों की खोज करने के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाएगा। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यह किसी निश्चित अनुपात में उच्च या निम्न श्रेणी के खनिजों के मिश्रण के लिए अध्ययनों तथा उनके वैज्ञानिक विधि से उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह खनिज विकास निधि की स्थापना की जाएगी तथा खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर नियंत्रण के विभिन्न विभागों का समन्वय स्थापित किया जाएगा। खनिजों में परिवहन के लिए ई-परमिट की व्यवस्था पर बल दिया जाएगा। खनिज रियायत आवेदन पत्रों की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। बहुमूल्य धातुओं की खोज को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। फिर आता है कि इसके खनिज रियायतों की स्वीकृति का कार्य खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957, खनिज रियायत निगम 1960, गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानानुसार संपादित किया जा रहा है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख ऊर्जा संसाधन के बारे में। यहाँ पर हमने खनिजों से रिलेटेड पढ़ा, अब पढ़ते हैं इसके ऊर्जा संसाधन के बारे में कि ऊर्जा संसाधन किसी भी देश की राज्य की अर्थव्यवस्था की आवश्यक घटक होता है। ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के साथ साथ गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जिसमें सौर, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा की आवश्यकता भी इसके अंतर्गत
होती है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन ग्वालियर में वर्ष 1905 में 240 मेगावाट की स्टीम टरबाइन से प्राप्त किया गया और 10 दिसंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम प्रदेश में लागू किया गया। 1 दिसंबर 1950 को विद्युत मंडल का गठन किया गया और मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड का मुख्यालय जबलपुर में इसके अंतर्गत स्थित है। और प्रदेश में ऊर्जा स्रोतों के विकास के उद्देश्य से 25 अगस्त 1982 को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम और नवीन तथा अक्षय ऊर्जा विभाग की स्थापना भी की गई थी। अब आता है कि राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी, जिसका मुख्यालय भोपाल में है तथा यह मध्य प्रदेश में गैस आधारित प्रथम विद्युत गृह भांडेर ग्वालियर में स्थापित किया गया है, जो कि गैस की आपूर्ति हजीरा विजयनगर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन के द्वारा की जाती है। रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा गैस प्लांट आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में की गई तथा शहडोल जिले के सोहागपुर कोयला क्षेत्र में स्थित यह परियोजना कोल बेड मीथेन कोयला की खदानों के नीचे उपस्थित मीथेन गैस पर आधारित होती है। गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा गुना जिले के विजयपुर में 380 मेगावाट के गैस आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना की जा रही है। इसके अंतर्गत यह आता है। अब आता है राज्य विद्युत नियामक आयोग के बारे में कि विद्युत वितरण को नियंत्रित करने और मध्य प्रदेश सरकार को विद्युत शुल्क की दरों की परामर्श देने के लिए वर्ष 1998 में राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत विद्युत उपलब्धता में जैसे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी के संदर्भ में देखें कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय विद्युत उत्पादन 81 मेगावाट थी, जो कि वर्तमान में 30 नवंबर 2021 तक 21,401 मेगावाट हो गई। प्रदेश में सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे की आपूर्ति की जा रही है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि राज्य की सभी विद्युत कंपनियों में, जिनमें मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र वितरण कंपनी ने 1 जून 2005 को स्वायत्तता बना दिया गया। विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के द्वारा विद्युत के थोक व्यापार हेतु कंपनी अधिनियम 1956 के जून 2006 में पावर ट्रेडिंग कंपनी का गठन किया गया और इसका कार्य राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों हेतु विद्युत की व्यवस्था करना होता है। अब आता है इसके अंतर्गत कि मध्य प्रदेश में इसमें उत्पादन क्षमता बताई गई है, जो कि ताप विद्युत क्रय में 5400, फिर आता है जल विद्युत क्रय में 921 और संयुक्त उपक्रम जल परियोजना में 4040 5252 इसके अंतर्गत ये आते हैं। अब आता है कि 10 अप्रैल 2012 को पावर ट्रेडिंग कंपनी का नाम परिवर्तित करके MP पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड कर दिया गया, जिसमें विद्युत वितरण के कार्य को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। 26 अप्रैल 2012 को मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का MP पावर मैनेजमेंट कंपनी में विलय कर दिया गया और ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आने वाली विद्युत कंपनियां निम्नलिखित होती हैं, जिसमें अंतर्गत आती है जिसमें मध्य प्रदेश पावर इसमें ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कौन कौन सी कंपनी आती है, जैसे मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड और विद्युत जबलपुर और MP पावर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर, जो कि पावर ट्रेडिंग से संबंधित है, और मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर, जो पावर ट्रांसमिशन से संबंधित है। विद्युत उत्पादन पावर ट्रेडिंग पावर ट्रांसमिशन से संबंधित है। तो पावर ट्रेडिंग के अंतर्गत देखते हैं, तो इसके अंतर्गत देखते पहले नंबर पर कि मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर, जिसमें जबलपुर शहडोल रीवा सागर संभाग में विद्युत वितरण होता है। और इसमें दूसरा आता है कि मध्य प्रदेश मध्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल में, जिसमें भोपाल ग्वालियर होशंगाबाद संभागों में विद्युत वितरण होता है। और मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में इंदौर में, इसमें इंदौर और उज्जैन संभागों में विद्युत का वितरण किया जाता है। तो इसके अंतर्गत यह तीनों आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक तापीय विद्युत परियोजनाओं के बारे में कि जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त ऊर्जा को तापीय ऊर्जा कहा जाता है, जो कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। और प्रदेश में तापीय ऊर्जा पर आधारित परियोजनाएं निम्नलिखित होती हैं। जैसे पहला आता है चांदनी ताप विद्युत परियोजना। मध्य प्रदेश में प्रथम ताप विद्युत केंद्र की स्थापना को वर्ष 1953 में बुरहानपुर नेपानगर में अखबारी कागज कारखाने के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु की गई थी। इस परियोजना को कोयले की आपूर्ति के लिए पावरखेड़ा
कोयला क्षेत्र एवं नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड नागपुर द्वारा जल की आपूर्ति सुक्ता नदी में की जाती है और इसका प्रारंभिक उत्पादन 17 मेगावाट था, जिसमें 107 बढ़कर 177 मेगावाट कर दिया गया। फिर आता है अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना के बारे में। यह ताप विद्युत परियोजना जो है वह अनूपपुर जिले में 1965 को अमरकंटक के चचाई नामक स्थान पर शुरू की गई थी। इस परियोजना के बारे में कि यह कोयले की आपूर्ति सोहागपुर कोयला क्षेत्र तथा जल की आपूर्ति चचाई में निर्मित बांध से की जाती है, जिसकी उत्पादन क्षमता 490 मेगावाट होती है। अब आता है जबलपुर ताप विद्युत परियोजना के बारे में कि इसकी स्थापना 1960 में जबलपुर जिले में की गई। इस परियोजना को कोयले की आपूर्ति जबलपुर के आसपास कोयला क्षेत्र तथा जल आपूर्ति नर्मदा नदी पर निर्मित बांध से की जाती है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल एकमात्र उपक्रम है। इसकी उत्पादन क्षमता 151 मेगावाट की होती है। अब आता है पेंच ताप विद्युत परियोजना के बारे में कि इसकी स्थापना 2012 में छिंदवाड़ा जिले में की गई। इसकी परियोजना को कोयले की आपूर्ति पेंच कोयला क्षेत्र जल की आपूर्ति में पेंच नदी पर निर्मित बांध से की जाती है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट होती है, जिसमें वर्तमान में 588 विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की अन्य ताप परियोजनाओं के बारे में, जिसके अंतर्गत सबसे पहले जानते हैं गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में, जो नरसिंहपुर में है, जिसकी स्थापना 2014 में एनटीपीसी इसकी कंपनी में है और 1600 मेगावाट की क्षमता है और इसमें सक्कर नदी यहाँ पर जल प्रवाहित होता है। फिर दूसरी आती है खरगोन सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि खरगोन सेल्दा या दलची गांव में है या निर्माणाधीन है, जो एनटीपीसी कंपनी कार्यरत है तथा 1320 मेगावाट की और नर्मदा नदी पर यह परियोजना कार्यरत है। फिर आती है बेरथी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि छतरपुर में है या निर्माणाधीन है तथा 2640 इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है दादा धूनी वाले, जिसमें यह गोरदिया खंडवा में है, 2010 में स्थापित है। एनटीपीसी है, 1600 मेगावाट में फातरखेड़ा सुक्ता नदी पर है। निगरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि सिंगरौली जिले में आता है, इस 2013 में स्थापित हुआ था। यह जेपी के द्वारा निर्मित किया गया यह कंपनी है तथा 1320 मेगावाट क्षमता है तथा आमेलिया डोंगरी इसके अंतर्गत इसका कोयला क्षेत्र है। फिर आता है बीना में, यह बीना सागर में है। इसे 2012 में स्थापित किया गया था और यह जेपी के द्वारा किया गया। इसमें 250 मेगावाट की हो और यह बीना नदी पर है। फिर आता है झाबुआ क्या यह सिवनी में है तथा यह 2016 में भेल कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया था, जिसमें 1600 मेगावाट क्षमता है और इसके अंतर्गत यह आता है। तो ये प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, जिसके अंतर्गत ये प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाएं आती हैं। अब आता है संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना के बारे में। संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में देखते हैं कि इसकी स्थापना वर्ष 1993 में उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली नामक स्थान पर की गई थी। इसमें कोयले की आपूर्ति जोहिला कोयला क्षेत्र या जल की आपूर्ति जोहिला नदी पर निर्मित बांध से की जाती है। इसका प्रारंभिक उत्पादन क्षमता 420 मेगावाट है, जो कि बढ़कर 1314 या 1340 मेगावाट कर दिया गया। फिर आता है सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना। यह मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसकी स्थापना वर्ष 1967 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्तीय सहयोग से बैतूल जिले के सारणी नामक स्थान पर की गई। इस कोयला क्षेत्र की आपूर्ति पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र नौसनल कोल फील्ड लिमिटेड नागपुर तथा जल की आपूर्ति तवा नदी पर निर्मित बांध से की जाती है। इसकी प्रारंभिक उत्पादन क्षमता 312 मेगावाट है, जो बढ़कर 1330 मेगावाट कर दिया गया। अब आता है विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना के बारे में। इसकी स्थापना 1987 में पूर्व सोवियत संघ के वित्तीय सहयोग से सिंगरौली जिले के बेड़न नामक स्थान पर 2 चरणों में की गई। कोयले की आपूर्ति सिंगरौली कोयला क्षेत्र में स्थित निगाही की खदानों तथा जल की आपूर्ति रिहिंद नदी पर निर्मित रिहिंद बांध से की जाती है तथा यह ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 4760 मेगावाट है, जो वर्तमान में 3260 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। इससे 5 राज्यों की एक केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन और दीव में इसके विद्युत की आपूर्ति की जाती है। तो यह विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत है। अब आती है इस विद्युत केंद्र में 30% विद्युत की
प्राप्ति मध्य प्रदेश को होती है। अब आता है श्री सिंगाजी ताप विद्युत संयंत्र के बारे में। श्री सिंगाजी ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई? 2014 में खंडवा जिले के डोंगलिया में की गई, जिसका उद्घाटन मार्च 2023 को किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा यह कोयले की आपूर्ति के लिए सतपुड़ा कोयला क्षेत्र तथा जल की आपूर्ति नर्मदा सुक्ता नदी से की जाती है और इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2520 मेगावाट होती है। अब आता है शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के बारे में। यह मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में शासन गांव में रिलायंस पावर की सहायता से अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की सहायता से शुरू की है। इसकी उत्पादन क्षमता 4000 मेगावाट है। शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना है, जिसके लिए भारत सरकार ने मोहर, मोहरम, लोरी, छत्रसाल कोयला खदानों को आवंटित किया हुआ है। चलिए अब जानते हैं जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के संदर्भ में जानते हैं। जल एक नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है जो प्रदेश में अनेक जल विद्युत परियोजनाएं इसके अंतर्गत कार्यरत हैं, जो कि विद्युत उत्पन्न करती हैं। गांधी सागर परियोजना सबसे पहली आती है। गांधी सागर परियोजना यह मध्य प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। यह 1960 में मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध पर स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट होती है। फिर आता है राणा प्रताप सागर परियोजना, जो कि वर्ष 1964 में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास रावत भाटा में स्थापित की गई थी। यह मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसकी उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट आती है। अब आती है हमारी नेक्स्ट जल विद्युत परियोजना जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना, जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी, जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। फिर आता है पेंच जल विद्युत परियोजना, जिसकी स्थापना 1986 में की गई है। मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 160 मेगावाट है और वर्तमान में 107 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। फिर आता है इसके अंतर्गत कि मध्य प्रदेश की अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में जानें, तो जिसके अंतर्गत पहली परियोजना आती है पुनासा, जो कि खंडवा में है, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी तथा यह 250 मेगावाट की। फिर दूसरी आती है टोंस परियोजना, जो कि रीवा जिले में स्थित है। यह 315 मेगावाट की है तथा यह 1990 में यह भी स्थापित हुई थी। फिर आती है हमारी महीशूर जल विद्युत परियोजना, जो कि खरगोन में है। यह 400 मेगावाट और 1994 स्थापित है। ओमकारेश्वर, जो कि खंडवा में स्थित है, 520 मेगावाट और 2007 में स्थापित है। बाणसागर यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह शहडोल स्थान आता है। 435 मेगावाट और 1994 से 95 तक इसकी स्थापना हुई थी। अब आता है कि इसमें जो बाणसागर है वह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो यह एक ऐसी परियोजना है जो 3 राज्यों में की संयुक्त परियोजना है, जो कि शहडोल में निर्मित है, 435 मेगावाट की और 1994-95 में इसका गठन किया गया था। अब आता है बरगी के बारे में। बरगी, जो कि जबलपुर में स्थित है, यह 90 मेगावाट इसकी क्षमता है और 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। सीतारेवा, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की यह परियोजना है, जो कि छिंदवाड़ा जिले में है, 15 मेगावाट इसकी क्षमता है और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। अब आता है नर्मदा जल विद्युत विकास निगम की स्थापना 1 अगस्त 2000 को की गई थी, जिसकी निम्नलिखित जल विद्युत परियोजना है, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी हैं? हंडिया, बोरास, होशंगाबाद, गोपालपुर, राघोपुर, रोसड़ा, सिंगापुर इसके अंतर्गत ये प्रमुख परियोजनाएं आती हैं। अब आता है हमारा इसके अंतर्गत चिंकी, जो कि नरसिंहपुर में है, तवा, बारनान, बरगी, कोलार, मोरन यह परियोजनाएं नर्मदा जल विद्युत विकास निगम के अंतर्गत यह स्थापित की गई हैं तथा यह जल विद्युत परियोजना इसके अंतर्गत कुछ प्रस्तावित है। अब आता है हमारा इसके अंतर्गत कुछ और परमाणु ऊर्जा के बारे में, कि परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में देखें कि मध्य प्रदेश प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र मंडला जिले के चुटका गांव में निर्माणाधीन है, जिसकी क्षमता 1400 मेगावाट है। और प्रदेश की द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र शिवपुरी जिले के भीमपुर गांव में निर्माणाधीन है, जिसकी उत्पादन क्षमता 2800 मेगावाट आती है।
फिर आता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनमें विद्युत प्रणालियाँ, विक्रियाओं, तकनीकी का उपयोग कर निरंतर ऊर्जा तथा शक्ति प्राप्त की जाती है। अर्थात ये ऐसे नवीनीकरण स्रोत होते हैं जो प्रदूषण रहित तथा पर्यावरण अनुकूल होते हैं या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं। अभी तक हमने परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में पढ़ा, अब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में जानते हैं। अब आता है सौर ऊर्जा परियोजना के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो कि सौर ऊर्जा जो है वह कभी ना समाप्त होने वाली प्रदूषण मुक्त ऊर्जा होती है। मध्य प्रदेश एक उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में है तथा यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं होती हैं। जो मध्य प्रदेश का देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में यह चौथा स्थान आता है, जो कि जनवरी 2022 के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए कि यह राज्य की सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 2438 आती है। अब आता है कि मध्य प्रदेश में नवीन सौर ऊर्जा नीति जो है वह 10 जुलाई 2012 को लागू की गई थी और देश में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र इंदौर के कस्तूरबा ग्राम में स्थापित किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र नीमच जिले की जावद तहसील में 26 जनवरी 2014 को स्थापित किया गया था और इसकी उत्पादन क्षमता 151 मेगावाट होती है। अब आता है हमारा कि इंदौर में स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर अड्डा जो मध्य प्रदेश का प्रथम ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है। भारत में सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का सबसे बड़ा संयंत्र भोपाल में के सांची दुग्ध डेयरी में स्थापित किया गया। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क राज्य के राजगढ़ जिले में स्थित है और यह भारत का प्रथम सौर ऊर्जा को संचालित टेलीफोन एक्सचेंज शिवपुरी में स्थित है। प्रदेश का प्रथम अभ्रक आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र होशंगाबाद के इटारसी में स्थित है तथा राज्य का दूसरा सौर ऊर्जा संयंत्र सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मंदसौर जिले के सुबावरा में एनटीपीसी की सहायता से लगाया गया है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 250 मेगावाट होती है। 29 मार्च 2017 के कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की स्थापना आंध्र प्रदेश में की जा रही है, जिसकी उत्पादन क्षमता 1000 है। यह भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना इसके अंतर्गत आती है। अब आता है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना के बारे में कि 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा गुड़ तहसील में 750 मेगावाट जो कि 250 मेगावाट की 3 इकाइयों के रूप में रीवा सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की गई है। एशिया की पहली सबसे बड़ी सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। यह सौर परियोजना राज्य के बाहर एक संस्थागत ग्राहक को बिजली आपूर्ति करने वाली देश की पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना है। इस परियोजना को 24% बिजली दिल्ली मेट्रो के तथा शेष 76% बिजली कंपनियों को प्रोवाइड की जाएगी। तो इस परियोजना के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। अब आता है विंड एनर्जी या पवन ऊर्जा के बारे में जानते हैं कि पवन ऊर्जा जो है वह भी एक गैर परंपरागत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, जिसमें यह सस्ती, प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा होती है। यह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियों की स्थापना देवास, इंदौर, मंदसौर, राजगढ़, आगर मालवा आदि जिले में की जा रही है तथा राज्य में सर्वप्रथम वर्ष 1995 के देवास जिले में जामगोदरानी पहाड़ी में 64 पवन चक्कियाँ स्थापित की गई हैं, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 15 मेगावाट होती है। फिर आता है कि प्रदेश में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र जो है वह रतलाम जिले में स्थापित किए गए हैं और राज्य का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र रतलाम के मामटखेड़ा में स्थापित किया गया है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट है और दूसरा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र रतलाम के बेरछा में स्थापित किया गया है, जिसकी उत्पादन क्षमता 99.5 मेगावाट होती है। फिर आता है जो कि 21 जुलाई 2016 को मध्य प्रदेश के देवास जिले में 58.8 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना संचालित करने के लिए लान कंपनी को अनुबंधित किया गया है। जनवरी 2022 तक पवन ऊर्जा के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में 5वां और राज्य की कुल ऊर्जा उत्पादन में इसका जो स्थान है वह 2444 मेगावाट आता है। आप जानते हैं बायोमास के बारे में। बायोमास ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों, वन, कृषि या शहरों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। इन्हें जलाकर अथवा ईंधन के रूप में परिवर्तित कर इसका उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में जनवरी 2022 में कुल 119 मेगावाट की क्षमता पर बायोमास आधारित संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। फिर आता है कि धार जिले के खेड़ा में 0.59 मेगावाट क्षमता का धान की भूसी पर आधारित बायोमास संयंत्र लगाया जाता है, जबकि इंदौर और बालाघाट जिले में भूसी आधारित बायोमास संयंत्र की स्थापना की जा रही है।
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कटवा में अवशिष्टों को जलाकर विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेशन योजना को भी प्रारंभ किया गया है। तो जनरेशन योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? खंडवा जिले के कटवा में यह परियोजना प्रारंभ की गई है। अब आता है कि मध्य प्रदेश में शहरी कचरे में गैस बायोमेथेनाइजेशन बनाने का प्रथम कारखाना भोपाल के बिटन बाजार में तथा दूसरा इंदौर के कबीट खेड़ी में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का प्रथम बायोमास संयंत्र जो है वह बैतूल सारणी में तथा द्वितीय विदिशा में और तृतीय कटनी के मुंडवारा में स्थापित किया गया। इन संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता 24.4 मेगावाट होती है। अब आता है कि 6 सितंबर 2018 को ओएनजीसी ने मध्य प्रदेश के विंध्य बेसिन में 3000 मीटर की गहराई में तेल और गैस की खोज की हुई थी और वर्ष 2012 में पहली बार मध्य प्रदेश के दमोह जिले में नोहेटा में गैस की खोज की गई और वर्तमान में 3 क्षेत्रों दमोह, जबीरा, कटनी गैस बेसिन की खोज जबलपुर के निकट की गई है। अब आता है कि मध्य प्रदेश की विद्युत संबंधित योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले तो उसकी विद्युत परियोजना के बारे में जानते हैं कि यह पहली आती है मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना। यह योजना है जो सितंबर 2016 में मुख्यमंत्री के द्वारा स्थायी कृषि पंप योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 5 लाख स्थायी पंप कनेक्शन प्रदान करना है जिसकी लागत 4000 करोड़ रुपए है। इसके अंतर्गत यह योजना है। फिर आता है दूसरी फ्लैट रेट योजना के बारे में। यह योजना कृषि उपभोक्ताओं के लिए फ्लैट रेट आधारित बिलिंग योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2016 या 2013 को किया गया। इस योजना के अंतर्गत किसानों को वर्ष में 2 बार 6 माही किस्तों में 1400 रुपये के हॉर्स पावर बिजली बिल भुगतान करना होता है जो कि शेष राशि का वहन कर राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। फिर आता है इंदिरा गृह ज्योति योजना के बारे में जो कि 7 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। यह योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रति माह 100 रुपये की लागत बिजली प्रदान की जाएगी। फिर आती है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना जो है वह प्रधानमंत्री सहज बिजली घर घर योजना के अंतर्गत 22 दिसंबर 2017 को मध्य प्रदेश में सौभाग्य योजना को शुरू किया गया था। इस योजना में गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वालों को परिवारों को मात्र 500 रुपये में विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया है जिसमें प्रदेश के 3 जिलों इंदौर, मंदसौर और नीमच में 100% विद्युत विहीन घरों तक निर्धारित लक्ष्य से ही पूर्व ही बिजली प्रदान कर दी गई है। अब आती है हमारी नेक्स्ट परियोजना उजाला योजना जो कि 30 अप्रैल 2016 को आरंभ की गई थी जिसके अंतर्गत 9 वाट क्षमता के एलईडी बल्बों का वितरण किया जा रहा है। फिर आती है स्वयं का ट्रांसफार्मर लगाने की योजना जिसे 4 मई 2011 को स्वयं का ट्रांसफार्मर लगाने की योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य कृषकों को शीघ्र स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन प्रदान करना है। इस योजना में किसान अपने व्यय से निर्धारित मापदंड के अनुसार ट्रांसफार्मर स्थापित कर सकते हैं और इस योजना के द्वारा नवंबर 2020 में 91.95 हजार ट्रांसफार्मर लगाए जा चुके हैं। फिर आता है नेक्स्ट की फीडर विभक्तीकरण योजना के बारे में। यह योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पृथक पृथक 11 केबी फीडरों के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे विद्युत की आपूर्ति की जाती है। अब आता है दीनबंधु योजना के बारे में जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत बिल के संबंध में 30 जून 2013 को प्रारंभ की गई थी जिसके अंतर्गत बकाया बिल की सरचार्ज राशि को वितरण कंपनियों द्वारा शेष राशि को राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। अब आता है आभा विद्युत मित्र योजना के बारे में। यह मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल द्वारा आभा विद्युत मित्र योजना को रायसेन, विदिशा, रायगढ़ जिले के अंतर्गत 10 गांवों के प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया। महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत बल्ब वितरण, राजस्व संग्रहण, मीटर रीडिंग आदि कार्यों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर बल दिया जा रहा है। तो यह इस योजना के अंतर्गत ये प्रमुख प्रावधान किए गए। आभा विद्युत मित्र योजना। अब आती है हमारी इन योजनाओं के बाद हम देखते हैं प्रमुख क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसके अंतर्गत देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। जिसमें पहला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज की खदान है। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारवेली। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि आगर मालवा होशंगाबाद किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, टंगस्टन।
फिर आता है 3 नंबर का क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत है कि मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 1995 में। अब आता है हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 19 जनवरी 1962 को की गई थी। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि प्रदेश में रॉक फास्फेट के विशाल भंडार किस जिले में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए झाबुआ। अब आता है कि प्रदेश में सफ़ेद संगमरमर किस जिले में पाया जाता है। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी जबलपुर में। अब आता है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी शहडोल। अब आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो इसमें मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र कौन सा है, सोहागपुर, इस ऑप्शन डी आता है। अब आता है इसके अंतर्गत हमारा क्वेश्चन 9 नंबर का कि अंगोर हीरे की प्रसिद्ध खान किस जिले में स्थित है। तो अंगोर हीरे की प्रसिद्ध खान छतरपुर जिले में स्थित है। फिर आता है कि देश में कोयला उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान आता है। तो मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन की दृष्टि से तृतीय स्थान आता है। अब आता है कि रेणुकूट स्थित हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र बॉक्साइट की आपूर्ति मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी अनूपपुर में। अब आता है कि निम्नलिखित में से किस जिले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी डोलोमाइट। अब आता है इसका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से तावा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी मलाजखंड। अब आता है 14 नंबर का क्वेश्चन, जो कि पूछा गया है कि रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा गैस पाइपलाइन पर आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए शहडोल। अब आता है क्वेश्चन कि संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना की स्थापना उमरिया जिले में कब की गई थी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1993। यहाँ पर यह प्रश्नों की श्रृंखला फिनिश होती है और इसी तरीके से यह चैप्टर भी फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।